ठीक है, तो आईसीटी में काफ़ी कुछ हो चुका था लास्ट के 2 क्लासेस में और आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। नोट्स आपने देखे होंगे अगर, तो काफ़ी कुछ उसमें मैंने अपडेट किया है। काफ़ी सारे नए टॉपिक्स ऐड किए हैं, पीवाईक्यूज़ ऑलमोस्ट 50 पीवाईक्यूज़ ऐड किए हैं उसमें। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में, या सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मेमोरी हायरार्की ये इसमें इंक्लूड किया था मैंने। मेमोरी हायरार्की क्या होती है इसके बारे में शायद बता दिया था। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। इस पिरामिड में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्पीड और कॉस्ट इसी के साथ में इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे स्पीड और कॉस्ट इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे साइज कम होता चला जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी का साइज सबसे ज्यादा होता है, प्राइमरी मेमोरी उससे कम साइज होती है, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटा साइज होता है रजिस्टर मेमोरी का। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनसे हमारा सीपीयू मिलकर के बना होता है। सॉफ्टवेयर फिर हमने डिस्कस करने थे। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हमने डिस्कस किया, सारे के सारे इंटेंजिबल वो टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे सारे के सारे इनटेंजिबल कंपोनेंट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको सिर्फ यूज किया जा सकता है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं मेनली, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपने काम में यूज करते हैं, हम अपने लिए यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कंप्यूटर सिस्टम अपने लिए यूज करता है। कंप्यूटर सिस्टम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जिनका यूज कर रहा है वो क्या है? वो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस और कस्टमाइज्ड। जनरल पर्पस वो जो हम जिसे कोई भी यूज कर सकता है, जिसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन नहीं दिया गया है, जिसको यूज करना है वो यूज कर सकता है। स्पेशल पर्पस जो कुछ इंपॉर्टेंट कामों के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गए, एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम हो गए। ये सारे के सारे स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है, यानी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। लास्ट आते हैं कस्टमाइज्ड या फिर टेलर्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज या टेलर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनको यूजर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है। फिजिक्स वाला का अपना खुद का एप्लीकेशन है, वो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर उन्होंने अपने नाम से, अपने ब्रांड और अपने लोगों के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा बनवाया हुआ है। टेलर्ड सॉफ्टवेयर है, उन्होंने वो अपने रिसोर्सेज यूज करके पेमेंट वगैरह करके वो उसको बनवाया है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया वो सारे सॉफ्टवेयर जिनको कंप्यूटर सिस्टम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कंप्यूटर सिस्टम की सारी चीजें मैनेज करना, चाहे रैम हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। कोई भी हार्डवेयर अगर हम एक कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ऑपरेट करना, जो भी उसको डिवाइसेस दे दिए जाएंगे उन सभी डिवाइसेस को ऑपरेट करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। फिर होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम होता है जो हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज है? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। भाई हम अपने अपने रीजन्स के अकॉर्डिंग नेचुरल जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम बात करते हैं। हमारा हिंदी हो सकता है, मराठी हो सकता है, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, स्पेनिश, कुछ भी हो सकता है। वो हमारा डिपेंड करता है लोकेलिटी पे, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो नेचुरल लैंग्वेज होती है हमारी, ह्यूमन लैंग्वेज होती है जिसे ह्यूमन समझते हैं, या फिर इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को ये लैंग्वेज नहीं समझ आती है। कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, या तो जीरो हो या वन हो। कंप्यूटर सिस्टम को दो ही वर्ड समझ में आते हैं, या तो जीरो होना चाहिए या वन होना चाहिए। जीरो का मतलब करंट नहीं आ रहा है, वन का मतलब करंट आ रहा है, ऑन है या ऑफ है। कंप्यूटर को सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती है। तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए
ट्रांसलेटर्स का यूज किया जाता है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का यही काम होता है, हम जो अपनी भाषा में कंप्यूटर सिस्टम को बता रहे हैं उसको ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाँ हाँ, ये मशीन लैंग्वेज ही होगी। 0 और 1 की ही लैंग्वेज में 0 और 1 का काफी एक लंबा कॉम्बिनेशन बनता है 0 और 1 का। जैसे हम लिख रहे हैं 5, नेचुरल लैंग्वेज में हम 5 लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है 101। हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं 8, कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है 100। तो हर एक लेटर जो आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं, हर एक लेटर को 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। हमारे कीबोर्ड पे जितने भी लेटर्स दिखाई देते हैं, A to Z हो गया, 0 to 9 हो गया, उसके बाद में फंक्शन की है, स्पेस बार है, एंटर है, ये जितनी भी कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स का एक 0 और 1 वाला एक कॉम्बिनेशन होता है, हर एक का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, और कंप्यूटर सिस्टम उसी चीज को समझ पाता है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम है, हम जो भी कमांड दे रहे हैं, हम कमांड किस में देते हैं? अपनी लैंग्वेज में। हमारी लैंग्वेज में दी हुई कमांड को कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। ठीक है। हाँ, ये जावा और सी प्लस प्लस जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, रूबी है, जावा स्क्रिप्ट है, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है इन्हें कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसको हम समझ सकते हैं। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में तो लिखते हैं, इंग्लिश स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें जनरली, और कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो होते तो हमारी समझ के हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम वो नहीं समझ पाता है। ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इस प्रोग्राम को ये ट्रांसलेटर्स 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बहुत बड़ी सी एक स्ट्रीम बनती जाती है, जितने हम कैरेक्टर्स प्रोग्राम में लिख रहे हैं वो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जनरली दो तरह के सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अगर कभी किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो, प्रोग्राम बनाए हो, तो उसमें क्या होता है, कोई भी अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हमें या तो कंपाइलर चाहिए होता है या इंटरप्रेटर चाहिए होता है। ये कुछ नहीं होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ही होते हैं जिनका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद में कई सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सारे सिस्टम यूज होते हैं, ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे कि एक इसमें दिया गया एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है, जैसे विंडोज अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज में एक विंडोज डिफेंडर आता है, साथ में विंडोज डिफेंडर आता है, विंडोज फायरवॉल आता है, फायरवॉल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। डिफेंडर और फायरवॉल का काम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह का किसी भी तरह का वायरस या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर ना आए, इस चीज को कंट्रोल करना काम होता है। इसके अलावा हमारे पास में फाइल कंप्रेशन टूल्स होते हैं, कोई हमें फाइल कंप्रेस करनी है, फाइल की जिप बनानी है, तो कई सारे फीचर्स हमको मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में या सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आ जाते हैं। तो हमारा जो मेजर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेजर जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री से कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स थे उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और एक जनरेशन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, और एक किस टाइम पीरियड में थे, 1970s में थे, 80s में थे, 90s में थे, किस टाइम पे वो जनरेशन यूज की जा रही थी। तो अर्ली पायनियर्स, पायनियर्स वो होते हैं जो किसी एक फील्ड में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं, जिनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस होते हैं। चार्ल्स बेबेज और एडा लवलेंस, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। चार्ल्स बेबेज को तो हम जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। एडा लवलेंस जो है, ये दुनिया की वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोग्रामर थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया है। सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इन्हीं के नाम पे थी, जिसका नाम था एडा। तो एडा लवलेंस सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है। ठीक है,
फिर वर्ल्ड वॉर टू के एरा में, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनका यूज होना और उनका डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ा, जिसमें जॉन मैकॉली और प्रेस्पर एकर्ट, ये दो नाम पहले भी आपको मैंने बताए, डेवलप द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मेकिंग ए मेजर माइलस्टोन इन कंप्यूटर हिस्ट्री। तो ये सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसका नाम क्या था? अब तो 2-3 बार इसका नाम आ चुका है, ENIAC, ENIAC। और ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो किसने बनाया था? जॉन मैकॉली और प्रेस्पर एकर्ट, इन दो लोगों ने इसको डिजाइन किया था। फिर उसके बाद में 1970s और 1980s वाले एरा में तो डिजिटल मशीन्स का बूम आया और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, IBM है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज ने कंप्यूटर सिस्टम्स को डिजाइन करना चालू कर दिया। अब किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है वो चीज हम देख लेते हैं। अर्ली मैकेनिकल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पहले जो थे मैकेनिकल थे, मैकेनिकल आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक आए, फिर डिजिटल आए, ठीक है। तो मैकेनिकल कंप्यूटर्स में सबसे पहले हमें बताया जाता है एबेकस नाम का सिस्टम है। कंप्यूटर वर्ड का मतलब है कंप्यूट करना या कैलकुलेट करना। कंप्यूटर वर्ड जो ग्रीक ओरिजिन है इसका, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर, जिसका मीनिंग जो ग्रीक से निकलता है वो है कंप्यूट करना या कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने के लिए या फिर काउंट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते थे उन्हें कंप्यूटर कहा जाता था। तो सबसे पहला इसमें बताया जाता है एबेकस। 2700 से 2300 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, उस टाइम में लगभग इसका इन्वेंशन बताया जाता, बहुत पुराना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का हो गया ये तो, ठीक है। तो बहुत पुराना है और अर्थमेटिक प्रोसेसेस के लिए, मतलब काउंटिंग और कैलकुलेशंस के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते थे रिकॉर्ड कीपिंग वाले, उसमें यूज किया जाता था ये। फिर उसके बाद में एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, ये ग्रीक का एक एनालॉग कंप्यूटर है, बहुत पुराना ग्रीक एनालॉग कंप्यूटर है, जिसका यूज किया जाता था एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस और एक्लिप्सिस को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो एस्ट्रोनॉमी में ग्रीक का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, मतलब काफी सारा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीक का एस्ट्रोनॉमी में। तो उन्होंने ही सबसे पहला ये एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक दिया था, जिससे ये एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस और वो एक्लिप्सिस को प्रिडिक्ट किया करते थे, ठीक है। ये तो हो गए अर्ली मैकेनिकल कंप्यूटर्स, इनका सिर्फ नाम याद रखना है, एक है एबेकस और एक है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। ये तो आज तक नहीं पूछा गया है, इंक्लूड कर दिया है मैंने, सिर्फ एक नाम आपको याद रखना है कि किन्होंने दिया था। एंशिएंट ग्रीक मैकेनिज्म था एक, जिसका यूज एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता था। ये है इंपॉर्टेंट। 17th से 19th सेंचुरी के बीच में जब इन मशीन्स का डेवलपमेंट चालू हुआ तो एक मशीन आई पास्कलाइन। पास्कलाइन मशीन है, 1642 में इन्वेंट हुई। इन्वेंटर का नाम था ब्लेज पास्कल और इसको यूज किया जाता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसका यूज किया जाता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, उसका नाम था पास्कलाइन मशीन। 1642 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1673 में लेबनिज व्हील, गॉटरीफाइड विलियम लेबनिज इनका नाम था, और इन्होंने 1673 में जो मशीन बनाई थी उसका नाम था लेबनिज व्हील, और इसको यूज किया जाता था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो धीरे धीरे अपग्रेड होते जा रहे हैं। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली मशीन आई पास्कलाइन मशीन, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आए लेबनिज व्हील, फिर उसके बाद में आया जैकर्ड्स लूम। जोसेफ मैरी जैकर्ड इनका नाम था, और ये इंपॉर्टेंट है, जैकर्ड्स लूम याद रखना है, 1801 में आया। डेट भले ही याद ना रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक नाम याद रखो और किसने इन्वेंट किया था, किस लिए यूज किया जाता था, सिंपल सा है। पास्कलाइन मशीन है, सबसे पहली थी, सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था। लेबनिज व्हील जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज किया जाता था। फिर जैकर्ड्स लूम आया, ये आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे, जब इंडस्ट्रीज का काफी ज्यादा बूम था, इंडस्ट्रीज काफी सारी डेवलप हो रही थी,
तो जैकार्ड लूम क्या था, ये सबसे पहला प्रोग्रामेबल पैटर्न्स इन टेक्सटाइल, मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़े बनाने के लिए या वीविंग के लिए जो मशीन्स यूज होती थी, उसमें पैटर्न एक दे दिया जाता था कि इस पैटर्न के कपड़े बनने हैं या फिर इस तरह का पैटर्न एक बनना है। तो वो एक हमें पैटर्न दे दिया जाता था और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मशीन कपड़े बनाया करती थी, वीविंग प्रोसेस हुआ करती थी। तो ये सबसे पहली प्रोग्रामेबिलिटी के फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे हमने कंप्यूटर सिस्टम को या फिर जो मशीन है उसको बता दिया किस तरह की चीज बननी है, किस तरह का प्रोडक्ट बनना है, और उस तरह का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। फिर उसके बाद में ये दो नाम है, डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन। इन दोनों को डिजाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने। तो चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन्स को डिजाइन किया है, एक है डिफरेंशियल इंजन और एक है एनालिटिकल इंजन। 1820 टू 1837 ये टाइमलाइन रही है इसकी, ठीक है। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में दो मशीन्स बहुत ही रिमार्केबल चीजें थी ये। सबसे पहली ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग है। एलन ट्यूरिंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफी रोल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया है एलन ट्यूरिंग ने। इन्हीं की थी एक ट्यूरिंग मशीन 1936 में। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरेटिकल मशीन दैट कुड स्टिमुलेट एनी कंप्यूटर एल्गोरिदम, लेइंग द ग्राउंडवर्क फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग थ्योरी। अब क्या था, कैसे था, उसके बारे में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि एलन ट्यूरिंग नाम था एक पर्सन का जिन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। फिर उसके बाद में एंटेनास ऑफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी कंप्यूटर, इसको बोला जाता है एबीसी कंप्यूटर। एबीसी की फुल फॉर्म है एंटेनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी, इन दो लोगों ने बनाया था। इन दो लोगों के नाम की कॉम्बिनेशन से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो एबीसी, एबीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एबीसी की फुल फॉर्म दो लोगों के नाम पे है, एटनासॉफ और बेरी, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे दो बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स आए। सबसे पहला कोलोसस और दूसरा एनिएक। कोलोसस का यूज क्यों किया जाता था? यूज फॉर कोड ब्रेकिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे कई सारे जो नेशंस थे आपस में एक दूसरे को मैसेज ट्रांसमिट किया करते थे, वो एनक्रिप्टेड होते थे। जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजा जा रहा है उसको कुछ ना कुछ तरीके से एनक्रिप्ट किया जा रहा है। तो उस एनक्रिप्टेड मैसेज को, उस एनक्रिप्टेड कोड को मशीन्स का यूज करके ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता था इनका। तो किस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट मशीन कौन सी है? जैकर्ड्स लूम। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है जैकर्ड्स लूम, जिसे जोसेफ मैरी जैकर्ड ने डिजाइन किया था। और वो किस लिए यूज होती थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पैटर्न्स, अलग अलग तरह के पैटर्न्स को बनाने के लिए उसका यूज किया जाता था। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट मशीन्स आई, कोलोसस और एनिएक। कोलोसस का यूज किस लिए किया जाता था? मेनली इसका यूज किया जाता था जो कोड होते थे, जो एनक्रिप्टेड कोड होते थे, उनको ब्रेक करने के लिए। और फिर एनिएक, एनिएक तो हमारा है ही सबसे पहला और कितनी बार डिस्कस हो चुका है। एनिएक की फुल फॉर्म किसने बनाया? और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर यही है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो उसमें पूरा फीड किया जाता था पहले। इस ये क्या करता था, जो मैसेज एक नेशन दूसरे नेशन को, या कोई भी एक मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको पहले तो इंटरसेप्ट करता था। मैसेज इंटरसेप्ट करने का मतलब है दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है और मैं बीच में सुन लूं उस कम्युनिकेशन को, ये हो गया इंटरसेप्शन। जब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और मैं थर्ड पर्सन मेरे को सारी चीजें सुनाई दे रही हैं, तो इंटरसेप्शन होता था। इंटरसेप्शन के बाद में भाई दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, किसी दूसरे के पास पहुंचा, उस पर लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है जब हमारा मैसेज है उसको जब हम अपने मोबाइल फोन से ट्रांसमिट करते हैं, मोबाइल फोन से निकलने से पहले मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्शन का मतलब होता है हमारे मैसेज को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसे कोई पढ़ भी ले तो उसे समझ ना आए। हमारा एक छोटा सा जो मैसेज हम लिखते हैं वो एनक्रिप्ट होता है। एनक्रिप्ट होने के बाद में बहुत लंबा चौड़ा सा एक कोड बनता है उसका,
इमेजेस हो सकती हैं उसमें, उल्टे सीधे लेटर्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, कौन सी एल्गोरिदम एनक्रिप्शन के लिए यूज हो रही है। तो मतलब कुछ भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपका मैसेज कोई इंटरसेप्ट कर भी ले और वो एनक्रिप्टेड है तो वो समझ में नहीं आएगा किसी को। हाँ, कोड और डिकोड कहेंगे इसको। फिर उसके बाद में कई सारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स आए, जैसे यूनिवैक है, 1951 में आया, सबसे पहला कमर्शियली प्रोड्यूस कंप्यूटर था। एनिएक सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर तो था, लेकिन उसे कमर्शियल यूज में नहीं लाया गया। यूनिवैक यूनिवर्सल कंप्यूटर, यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, इसे कमर्शियल पर्पस के लिए लॉन्च किया गया। एनिएक है। फिर इसके बाद में तो कई सारे फिर आते ही गए। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फुल फॉर्म इसकी याद रखना, आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम कंपनी ने अपना लॉन्च किया, 650 नाम था। फिर उसके बाद में 1958 में आईसी, आज के टाइम में जिन आईसी बोलते हैं हम, वो आईसी डिस्कवर हुई, इन्वेंट किया आईसी को जैक किल्बी ने, नाम था जो इंजीनियर थे जैक किल्बी, और इन्होंने आईसी डिस्कवर डिस्कवर किया, मतलब आईसी को इन्वेंट किया। एक बहुत छोटी सी चिप ली, उस छोटी सी चिप पे कई सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट कर दिए और वो हमारा एक सर्किट बन गया, उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इन्हीं के एक कॉम्पिटिटर थे, नाम उनका मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब दो लोग थे, दो इंजीनियर्स थे, इन दोनों का खूब कंपटीशन चलता था। एक है जैक किल्बी और एक इनके फ्रेंड थे, नाम उनका मेरे को याद नहीं आ रहा। उन्होंने मतलब वो एक को फाउंडर है इंटेल कंपनी के, इंटेल कंपनी भी लगभग लगभग इसी टाइम में आई है, और इंटेल कंपनी के को फाउंडर थे वो। और इंटेल कंपनी का मेन काम क्या है, इंटेल कंपनी आईसीज बनाती है। इंटेल कंपनी जो है वो आईसी बनाती है। हम लोग जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, मोबाइल फोन ले रहे हैं, या फिर कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं, उस पर एक चिप लगी होती है इंटेल इनसाइड। तो इंटेल जो है पूरा लैपटॉप या फिर पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम नहीं बना रही है, इंटेल सिर्फ उसके अंदर जो चिप यूज होती है वो डिजाइन करती है। बाकी उसके बाद तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप्स आते हैं, और लेनोवो के हैं, एचपी के, ये कंपनीज लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ये सभी पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं, असेंबल करते हैं और अपने नाम के अंडर में बेचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में तो माइक्रो कंप्यूटर एवोल्यूशन। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, अभी हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारा लैपटॉप और जो घर में पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, इनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो 1970s और 1980s के एरा में माइक्रो कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा यूज होने लगा, जिसमें इंटेल 4004 बहुत पुराने जमाने का ये आया, ऑडिटर 8800, एप्पल टू। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने टाइमलाइन में ऐड कर रखे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर अभी इंटेल का एक ऐड आ रहा है जिसमें उन्होंने एआई फीचर डाला हुआ है, हाँ, तो वो तो हर लैपटॉप में हम कर सकते हैं, तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट उसका भी तो एआई डाला हुआ इंटेल का है। वो वाला मैंने देखा नहीं है, एक बार देखूंगा फिर उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखनी है, एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे जैकर्ड्स लूम, जोसेफ मैरी जैकर्ड, सबसे पहली प्रोग्रामेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हुआ। फिर उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक आया कोलोसस, जिसका यूज किया जाता था कोड ब्रेकिंग के लिए। फिर एनिएक सबसे पहला डिजिटल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। फिर उसके बाद में आया यूनिवैक 1, यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। और इसके अलावा और क्या याद रखना है, हाँ, और इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किस ईयर में इन्वेंट हुए, 1958, इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी, ये नाम याद रखना है। आईसी को किसने इन्वेंट किया, जैक किल्बी ने, कब किया, 1958 में, दैट्स इट, इतना याद रखना है इसमें। रॉबर्ट नॉइस इनके साथ में नाम आता है, लेकिन मेन जो है वो जैक किल्बी को ही इसका दिया जाता है, जो इन्होंने डिजाइन किया है। मतलब पेपर में आएगा, 4-5 ऑप्शन अगर देखेंगे, जैक किल्बी, उनको ही प्रेफर किया जाएगा, कोई कितने भी नाम आ जाए जैक किल्बी को ही हम प्रेफर करेंगे।
ठीक है, हाँ ये जनरेशन्स का है। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक? 1940 से 1950s वाला जो टाइम था उसमें फर्स्ट जनरेशन थी। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था मेन सर्किट बनाने के लिए। क्या याद रखना है? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में आईसीज आई। 1958 में जब आईसी इन्वेंट हुई सबसे पहली बार में, तो 60s और 70s के टाइम पे जब इंटेल कंपनी भी आ गई, तो इंटेल कंपनी ने आईसीज का मैन्युफैक्चर बहुत ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट किया और इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड सिस्टम आने लगे। फिर उसके बाद में फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, आईसी को ही थोड़ा और मॉडिफाई किया गया वो। फिर उसके बाद में आया हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर। आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स ही होते हैं। तो हमारा सीपीयू है, वो सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर है। फिफ्थ जनरेशन एआई बेस्ड है। फिफ्थ जनरेशन एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करती है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर है। थर्ड जनरेशन में आईसी है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स है। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स है। ये टेक्नोलॉजी के नाम याद रखने, डायरेक्ट पूछा जाता है, मैच दी फॉलोइंग में आ जाएगा। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन, और उनके सामने नाम दे दिए जाएंगे और सही आंसर उसमें मैच करना होगा। अगर प्रेजेंट जनरेशन का पूछा गया, मतलब प्रेजेंट का हाँ। पूछा जा रहा है, तो दो ऑप्शन है, माइक्रो प्रोसेसर जो हम अभी इस टाइम तक यूज कर रहे हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। आने वाले टाइम में जो यूज होंगे वो एआई बेस्ड होंगे। अभी भी हमारे पास जो है, हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को ही ज्यादातर यूज कर रहे हैं। एआई बेस्ड हमारे लिए भी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं हुए हैं। किसको? हमारे लिए कॉमन नहीं हुआ, अदर हाँ, बहुत जगह पे यूज किया जा रहा है। मतलब एज एन, हाँ, तो उसका तो मैं देखूंगा एक बार क्या है, फिर उस पर मैं कुछ बता सकता हूँ। कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी इस टाइम पे इन्वेंट हो रहे हैं, काम चल रहा है उन पर, रिसर्च चल रही है, कॉमन स्ट्रीम में नहीं आए हैं। हाँ हाँ, ज्यादा है, लेकिन मेन चीज ये है कि इन सिस्टम्स की जरूरत किसको है ये देखा जाएगा। हम लोग एज नॉर्मल यूजर्स, हमें सिर्फ एक सिंपल सा कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जिसमें हम अपना डेली काम कर सके। अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज को उसी के हिसाब का डेटा प्रोसेस करना है, तो वहां पे जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो उस तरह का कंप्यूटर यूज करेंगे। अब हमें अपना अगर जैसे डेली काम किया जाए, मेरा भी जैसे काम है ज्यादा से ज्यादा नोट्स मेरे को बनाने हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत यूज करनी है मेरे को, पीपीटीज बनानी है, तो ये छोटे मोटे काम है मेरे लिए। अब इसके लिए मैं सुपर कंप्यूटर तो यूज करूंगा नहीं, या क्वांटम कंप्यूटर नहीं यूज करूंगा। मेरे को तो सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर चाहिए, छोटा मोटा ठीक ठाक, 16 GB रैम हो, 16-17 GB रैम मिल जाए, अच्छा है, बस। हाँ, एआई का, एआई एज इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में एआई का इस टाइम पे बहुत है। हाँ, तो एआई का तो काफी बढ़िया है, काफी लोगों की जॉब जाएगी भी, काफी लोगों को मिलेगी भी नहीं। मतलब जो एआई के साथ में चलेगा वो तो बढ़िया रहेगा, जो एआई को एडेप्ट नहीं, मतलब एडेप्ट करने वाला टाइम है, एडेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। एडेप्ट नहीं करेगा जो, वो पीछे रह जाएगा। और तो सिंपल सा नेचर का भी लॉ है, जो एडेप्ट करेगा वही आगे चलेगा, वही सर्वाइव कर सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कई सारे क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, कंप्यूटर के साइज के बेसिस पे, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, और डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे। मैं कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरीज में बांट रहा हूं, तो मैं किस आधार पे बांट रहा हूं, वो आधार भी तो मुझे पता होना चाहिए, बेसिस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिस है भाई साइज। कंप्यूटर सिस्टम के साइज के अकॉर्डिंग मैं अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो चार तरह के होते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। साइज के हिसाब से देखा जाए तो चार तरह के होते हैं। सबसे पहला, सबसे छोटा, माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर जो हम घरों में यूज करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। सबसे छोटा साइज इनका होता है और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी कम ही होती है। उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर थोड़े ज्यादा बड़े साइज में और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम इनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, साइज भी इनका बड़ा होता है। और फिर फाइनली हमारे पास में सुपर कंप्यूटर्स है। सुपर कंप्यूटर्स
सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे फास्ट, सबसे बड़े साइज में, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। मतलब साइज, स्पीड, पावर, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशन पावर, हर एक चीज जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे बढ़ती चली जाएगी। ये 4 नाम याद रखना, सीक्वेंस याद रखना है बस, ठीक है। फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे मतलब इन्हें हम कहाँ यूज करने जा रहे हैं। साइज के बेसिस पे डिवाइड करा जाता है या फंक्शन के बेसिस पे? सारे बेसिस अलग अलग है, ये हम कर रहे हैं साइज के बेसिस पे। तो ये 4 तरह की कैटेगरी निकली। अगर हम फंक्शनैलिटी के बेसिस पे इन्हें डिवाइड करेंगे तो 2 तरह के मिलेंगे। एक होते हैं जनरल पर्पस और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस, और तीसरे होते हैं एम्बेडेड सिस्टम। जनरल पर्पस कौन से? जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ये सारे जनरल पर्पस है। स्पेशल पर्पस कौन से होंगे? जिन्हें स्पेशल किसी काम के लिए ही बनाया जाएगा। जैसे एक मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाएगा वो स्पेशल उसी काम के लिए बनाया गया है, वो स्पेशल पर्पस हो गया। तीसरे तरह के होते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड आज के टाइम में बहुत यूज हो रहे हैं। स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, उसमें कंप्यूटर लगा हुआ है। एम्बेडेड का मतलब होता है किसी हार्डवेयर के अंदर उसको इनबिल्ट किया जाए। स्मार्ट एसी है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट फैन है, और मतलब जितने भी चीजों में स्मार्ट लगा हुआ है वर्ड, वो सारे के सारे एम्बेडेड सिस्टम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको एक हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एम्बेड किया जा रहा है, उसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है किसी एक बड़े हार्डवेयर में। ये इसका जो मेन एप्लीकेशन है, जो मेन फील्ड है इसका, उस फील्ड को कहा जाता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट करके कंट्रोल करो। स्मार्ट होम है, अब स्मार्ट होम में क्या, एसी, लाइट्स और जितनी सारी चीजें, वो सारी की सारी इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, ताकि वो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे आपका अगर घर आने का टाइम है 8 बजे का, तो 7:30 बजे 7:40 पे एसी अपने आप ऑन हो जाएगा, ताकि घर पे आओ थोड़ा सा ठंडा मिले। स्मार्ट गैराज है, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को सेंस करके ऑटोमेटिकली गैराज का डोर ओपन हो जाए, गाड़ी लगाओ, डोर बंद हो जाए। तो इस तरह की सारी चीजें एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में आती है। डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे अगर देखा जाए, डेटा हैंडलिंग मतलब किस तरह का डेटा ये हैंडल कर रहा है। अब किस तरह का डेटा? डेटा हमारे पास 2 तरह का होता है। एक तो हमारे पास होता है एनालॉग डेटा, एक होता है डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा तो वो होता है जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। अब एनालॉग डेटा कौन सा है? एनालॉग डेटा वो डेटा होता है जो हमारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेट है, मास है, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे फिजिकल या एनालॉग डेटा है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है 0 और 1 की फॉर्म में जो है, वो हमारा डिजिटल डेटा है। तो 2 तरह के डेटा होते हैं, एनालॉग डेटा होता है, डिजिटल डेटा होता है। एनालॉग डेटा वो सारे डेटा होता है जिनको हम किसमें अगर बोला जाए तो, हाँ, जिनका मतलब जिनकी फिजिकल क्वांटिटी एक है, फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, करंट है, उसके अलावा हमारा हीट है, ये सारा का सारा एनालॉग डेटा होता है, जिसका इस तरह का एक ग्राफ बनता है, साइन वेव। अगर डिफरेंस एक थोड़ा सा बताया जाए तो 3 तरह के होते हैं बेसिकली, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बनाया जाता है। थर्मामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है, हीट को मेजर कर रहा है। उसके अलावा रेन गॉज है, कितनी रेन हो रही है उसको मेजर कर रहा है। वोल्ट मीटर होते हैं, अमीटर होते हैं, करंट की इंटेंसिटी को नापने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। हमारी बाइक में होता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करने के लिए, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो जितने भी कंप्यूटर्स ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, वो सारे के सारे होते हैं कौन से? एनालॉग कंप्यूटर्स। और वो कंप्यूटर्स जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करंट पे काम कर रहे हैं, डिजिटल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, 0 और 1 में काम कर रहे हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर। अब जो दोनों को मिक्स कर दिया अगर, तो वो हो जाएगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर, स्पीड हमारी मेजर कर रहा है, लेकिन दिखा डिस्टेंस किस में रहा है? नंबर्स में, डिजिटल फॉर्मेट में। पेट्रोल पंप पे जो मशीन यूज होती है पेट्रोल के लिए, हमारा एक वो स्क्रीन लगी होती है जिसपे कितना पेट्रोल है और कितना अमाउंट हो गया। अब मेजर तो वो कितना पेट्रोल जा रहा है उसको कर रहा है ना, वॉल्यूम मेजर कर रहा है पेट्रोल कितना गया, और उसके हिसाब से हमें डिजिटली शो कर दिया अमाउंट कितना बन रहा है। तो वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो गए।
आगे चलते हैं अब। मतलब मेन चीजें तो सारी खत्म है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं। राउटर और वीपीएन। राउटर क्या होता है, वीपीएन क्या होता है? तो राउटर सिंपली से एक हमारा हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो हार्डवेयर यूज होता है वो है राउटर, जो हमें वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करता है। वाईफाई नहीं होता है, वाईफाई अलग चीज है, राउटर अलग चीज है। वीपीएन क्या है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, अगला जो चैप्टर है इंटरनेट वाला उसमें इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरनेट में या टाइप्स ऑफ नेटवर्क में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। फाइल सिस्टम का काम होता है हमारे सेकेंडरी डिवाइस में, सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज कौन से? एसएसडी, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ये सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनमें फाइल्स को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे कहा जाता है फाइल सिस्टम, ठीक है। अब ये याद रखना है, डायरेक्टरी क्या होता है, फाइल क्या होता है, पाथ क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है। डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी को एक फोल्डर भी कहा जाता है, एक मेन एरिया होता है जहां पे हम कई सारी चीजें स्टोर करके रख सकते हैं। फाइल क्या है? ए फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। फोल्डर्स कई सारे फाइल्स का कलेक्शन होता है। फाइल एक तरह के डेटा का कलेक्शन होता है, मतलब सिमिलर टाइप का डेटा। भाई मैंने अपना रेज्यूमे बनाया, रेज्यूमे की एक फाइल बना दी, तो उसमें रेज्यूमे का पूरा डेटा है, तो एक रेज्यूमे वाली फाइल हो गई। और एक्सेल की फाइल अलग हो सकती है, तो अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं जिनमें सिमिलर टाइप का डेटा होता है। फिर पाथ। पाथ क्या होता है? हमारा जो फाइल है वो फाइल कंप्यूटर सिस्टम में किस जगह पर स्टोर है, उसका पूरा जो एड्रेस मिलता है हमें, वो पूरा का पूरा फाइल का जो एड्रेस होता है उसको कहा जाता है पाथ। पार्टीशन क्या है? हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इन्हें कई छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। पूरा डिस्क होता है, मान लो 500 जीबी की डिस्क है, 500 जीबी की डिस्क को हम कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सी ड्राइव बन जाती है, डी ड्राइव बन जाती है, ई ड्राइव बन जाती है। तो जो अलग अलग छोटे छोटे पार्टीशन हम कर रहे हैं या जो अलग अलग पीसेस हम उसके कर रहे हैं, इनको कहा जाता है पार्टीशन। पार्टीशन कुछ नहीं, सेकेंडरी डिवाइस में अलग अलग सेक्शन हम बना देते हैं कि मान लो सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम को रखेंगे, डी ड्राइव में हम सॉफ्टवेयर रखेंगे, ई ड्राइव में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, अलग अलग पार्टीशंस बन जाते हैं। कुछ कॉमनली यूज होने वाले फाइल सिस्टम्स होते हैं। फाइल सिस्टम क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। तो एक है एफएटी, फाइल एलोकेशन टेबल, फुल फॉर्म इसकी बस याद रखनी है। एफएटी है फाइल एलोकेशन सिस्टम। एनटीएफएस है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसको ज्यादातर विंडोज में यूज किया जाता है। विंडोज जो है, विंडोज फैमिली में एनटीएफएस का ज्यादातर यूज है। फिर है EXT4, ये है फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। EXT की याद रखो बस, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ये यूज होता है कहाँ पे? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और मैकओएस या एप्पल कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है अपनी फाइल्स को मैनेज करने के लिए? APFS, एप्पल फाइल सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क, बाइनरी सिस्टम अगले चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। फायरवॉल, या फायरवॉल को भी नेक्स्ट चैप्टर के लिए रखते हैं, इसमें से मूव कर दूंगा ये सारी चीजें मैं। काफी सारी जो पिछले सालों में पूछी गई हैं फुल फॉर्म्स, वो सारी मैंने इंक्लूड कर दी है। एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, जो ना समझ में आए वो पूछ लेना। ज्यादातर इनमें से कई सारी हो चुकी होंगी। एब्रिविएशन है कई सारी, तो शायद 50 है लगभग लगभग। छोटी छोटी डेफिनेशंस जो कई बार पूछी गई हैं, तो टर्मिनोलॉजीज हैं। एक बार इनको पढ़ना, जो ना समझ में आए वो मेरे से एक बार पूछ लेना। फिर ये सारे के सारे PYQs कई सारे जो पूछे गए हैं, वो सारे भी इंक्लूड कर दिए हैं, देख लो इनको। कुछ PYQs कर लेते हैं। सबसे पहला, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डेटा? कंप्यूटर सिस्टम अपने डेटा को या डेटा का जो कंपैरिजन है, एडिशन है, कुल मिला के ऑपरेशंस है, वो ऑपरेशंस कहाँ पे होते हैं?
सीपीयू में, मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में। तो कोई भी ऑपरेशन अगर होता है वो सीपीयू में ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन 2, विच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड मेक डिसीजंस? So this topic is हाँ, floppy disk का function है। फ्लॉपी डिस्क पुराने जमाने की बातें हो गई हैं, अब इसका कोई भी यूज नहीं होता है। फ्लॉपी डिस्क ये जो है यूज पहले बहुत होती थी। मैग्नेटिक डिस्क ही होती है एक तरह की, बहुत छोटा इसका स्टोरेज स्पेस होता था। अब तो आज के टाइम में बिल्कुल खत्म है, फ्लॉपी डिस्क का कहीं पे भी यूज नहीं है। सर अभी भी hard disk हार्ड डिस्क का तो है यूज, हार्ड डिस्क काफ़ी यूज होती है। हार्ड डिस्क का स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, 2 TB तक की हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। तो वो बैकअप के लिए और डेटा को लंबे टाइम तक स्टोर करे रखने के लिए हार्ड डिस्क का काफ़ी अच्छा यूज है। ये वाला बताओ, विच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड मेक डिसीजंस? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, ऑल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट, कुछ नहीं है। सीपीयू जो होता है, सीपीयू में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। जितने भी कैलकुलेशंस होने हैं वो सारे एएलयू में होने हैं, कुछ भी डिसीजन अगर होना है तो वो सीयू में होना है, कंट्रोल यूनिट में। सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ऐसी सीडी जिसका यूज हम सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए करते हैं, उसमें एडिट नहीं कर सकते। मूवीज और गेम्स वाली कैसेट आती थी, उनको सिर्फ लगाओ और यूज करो, चेंज नहीं कर सकते थे उनमें कुछ, तो वो रीड ओनली मेमोरी हुआ करती थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, विंडोज, एमएस विंडोज। द टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिंपल सा है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस अभी लास्ट के 1-2 सालों में, वो थोड़े ज्यादा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। है चीजें डायरेक्ट ही, लेकिन उसे बहुत लेंदी कर दिया। जैसे पिछला जो ऑफलाइन वाला पेपर आया था, उसमें तो काफी उन्होंने घुमाया है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल, क्या कहते हैं? सीपीयू ही होता है, और सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है उन्होंने इनडायरेक्टली। डेटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नोन एज, डेटा को एक बैकिंग स्टोरेज मीडियम इज अनदर नेम फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए कौन सी होती है? होती तो सीडी है। अब सीडी की फुल फॉर्म क्या है? सभी में लिखी हुई है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये तो हटा ही दो, फोर्थ वाला ऑप्शन खत्म। कॉम्पैक्ट डिस्क, रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल और रीराइटेबल, तो ऑप्शन सेम है। हाँ, बी वाला हटा दो और डी वाला हटा दो, बचा ए और सी। ए है रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल तो कुछ होता ही नहीं है। रीराइटेबल। 3 तरह के मोड होते हैं, एक होती है सीडी आर, एक होती है सीडी आर डब्ल्यू, एक होती है सीडी डब्ल्यू। सीडी आर होती है रीड ओनली, जो हमने अभी इससे पहले देखी, आरओएम, सीडी आरओएम, रीड ओनली मेमोरी। वो सिर्फ रीड ओनली होती है, मतलब उसको सिर्फ हम डेटा जो उसमें है उसे देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अगर वो रीड राइटेबल है, रीराइटेबल है, रीराइटेबल का मतलब है उसमें जो डेटा है उसे हम डिलीट करके नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। आर डब्ल्यू होता है। एक होता है आर ओनली, रीड ओनली, एक होता है आर डब्ल्यू। रीड भी कर सकते हो, मतलब डेटा देख भी सकते हो जो उसमें है, और चेंज भी कर सकते हो। पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव रीराइटेबल होती है, आर डब्ल्यू होती है। पेन ड्राइव में एक बार आप डेटा स्टोर कर सकते हो, नहीं मन कर रहा है तो उसे दोबारा से चेंज कर दो, चेंज किया जा सकता है जब भी मन करता उसमें हमें करना हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की सबसे एप्रोप्रिएट डेफिनेशन इनमें से कौन सी है? कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, पहले तो ठीक ही है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। भी होगी। फिर है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड क्विकली प्रोसेस ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली ओनली क्वालिटेटिव डेटा। तो अभी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा ये क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होता है
और क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव डेटा बेसिकली वो होता है जो हमारी सारे मेजरमेंट में जो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं वो सारा का सारा हमारा है क्वालिटेटिव डेटा, वो सॉरी क्वांटिटेटिव डेटा। और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में होता है, जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ये होता है डिस्क्रीट, मतलब एक फिक्स वैल्यू है। अगर मैंने बोला वेट 53 केजी है तो 53 केजी ही होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मैंने बता दी। क्वालिटेटिव डेटा ये वेरिएबल डेटा होता है, कंटिन्यूअस डेटा होता है, मतलब एक रेंज होती है उसकी। हाँ, इतना वेट 50 से 55 60 के बीच में हो सकता है। तो दोनों तरह के डेटा को मेजर कर सकता है कंप्यूटर, दोनों तरह का डेटा यूज होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हो गए तो थोड़ा एक्सेप्ट। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। विजिविग क्या होता है? विजिविग का कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही आपको प्रिंट आउट में भी दिखेगा। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो दिखाई दे रहा है वही मिलेगा। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, विजिविग। ये वाला बताओ। हाँ, मतलब कुल मिला के हमें स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ना, हमें वैसा ही मिलेगा। अगर मैंने सेव किया है तो वैसा का वैसा सेव होगा जो मुझे दिखाई दे रहा था। प्रिंट करोगे तो वैसा ही मिलेगा जैसा मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलेगा। अब चाहे कुछ भी कर लो, उसमें सेव कर लो, प्रिंट कर लो, कुछ भी करो। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग? जीबी, केबी, एमबी, टीबी। टीबी सबसे बड़ा होता है इसमें। बिट स्टैंड्स फॉर, बिट की फुल फॉर्म पूछ ली, बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। सीपीयू इज ए, सीपीयू क्या होता है? प्लेस वेयर योर फाइल्स लिव, मेन चिप ऑफ कंप्यूटर दैट मेक्स एवरीथिंग गो, स्पेस वेयर योर कंप्यूटर डज इट्स प्रोसेसिंग, और डिस्क ड्राइव। सी होगा, स्पेस वेयर योर कंप्यूटर डज इट्स प्रोसेसिंग, वो जगह जहां पे कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग होती है वो हमारा सीपीयू होता है। ए नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली स्टोर अप टू डैश डेटा, एक नॉर्मल सीडी जो हमारे पास में होती है उसमें कितना डेटा आ सकता है? 680 केबी, 680 बाइट्स, 680 एमबी और 680 जीबी। 680 तो कांस्टेंट है। अब जीबी, एमबी, बाइट्स, केबी कितना हो सकता है डेटा? 680 जीबी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 680 जीबी की तो पेन ड्राइव नहीं आती, एमबीज में ही होगा। सीडीज का बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं होता था, एमबीज में डेटा स्टोर करके रखते थे। ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा मिल जाएगी तो 3 4 5 जीबी की मिल जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं। ठीक है, चलो 19th वाला बताओ। ए मेगा, मेगा कितना होता है? 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। हाँ, वो तो सिंपल वाले हैं, मेन वाले डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी तो सारे मिल ही जाएंगे, आपको वो देख लेना। 1 मेगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन। मेगा में कितने जीरोज होते हैं? 10 टू दी पावर में एक दिन आपको बताया था मैंने पूरा। किलो में कितने जीरो होते हैं? किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3। किलो का मतलब 1000, फिर उसी में 3 और ऐड कर दो, 10 टू दी पावर 6 वो हो जाएगा मेगा। के भी आता है, के बी के बाद एम भी आता है, 10 टू दी पावर 6, और 10 टू दी पावर 6 कितना होगा? 10 टू दी पावर 6 का मतलब हो गया कितने जीरो? 6 जीरो। और 6 जीरो किस ऑप्शन में आ रहे हैं? 10 मिलियन, 1 मिलियन। 6 जीरो का मतलब हो गया 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन होता है।
1 मिलियन ही होता है 10 लाख। ठीक है। मेगाहर्ट्ज मीजर, मेगाहर्ट्ज क्या मीजर करता है? मेगाहर्ट्ज साउंड, स्पीड, स्पेस या कुछ भी नहीं? पक्की बात, स्पीड नहीं कर सकता। हर्ट्ज क्या होता है? वो भी है, वो भी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर्ट्ज जो है, मेगा हर्ट्ज कंप्यूटर के अगर उसमें हम बात करें तो वो स्पीड को मीजर करता है। हर्ट्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। हर्ट्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड। इलेक्ट्रिसिटी है भाई, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है कितने हर्ट्ज की आती है? इंडिया में जो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकेंड में हमारा जो करंट है वो 50 बार फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन 50 बार जाता है, तो वो उसकी स्पीड है, ऑसिलेशन की स्पीड है। उसी तरीके से सीपीयू की भी होती है स्पीड। देखो जैसे कभी देखनी हो तो इसे देख सकते हो। सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाना है, वो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में वेव हमारी कितनी दूर ट्रेवल कर रही है, मतलब हर जगह पे अलग अलग है। साउंड की स्पीड भी हमारी हर्ट्ज में ही बताई जाती है, साउंड की जो स्पीड है वो हर्ट्ज में ही बताई जाएगी। मतलब हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, वो फ्रीक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड होता है, बहुत सारी चीजें वो फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे सीपीयू है, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। तो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो यहाँ दिखाई जाएगी 1.60 गीगाहर्ट्ज 1800 मेगाहर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में सीपीयू की स्पीड बताई जाती है। जैसे थोड़ी ये स्पीड कम है, चलने लेकर कभी लैपटॉप लेना तो 3 से ऊपर होनी चाहिए, अब तो 4 से ऊपर आने लगी है। तो 4 गीगाहर्ट्ज अगर स्पीड है सीपीयू की तो बहुत बढ़िया है। 8 लॉजिकल प्रोसेसर, ये तो चलो चीज देखने की नहीं है, मेन अपना क्या है? स्पीड। सीपीयू की स्पीड बताई जाती है किसमें? गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में। ठीक है। हाँ, ग्राफिक कार्ड भी होता है वो। ग्राफिक कार्ड का यूज होता है, हमारा जो डिस्प्ले आ रहा है उस पूरे डिस्प्ले पर। अभी हमारा क्या है? सीपीयू है। अगर हमारे पास में सिर्फ सीपीयू है तो अभी सीपीयू की ही पूरी जिम्मेदारी है, वो कैलकुलेशंस भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है और हमें सब डिस्प्ले भी कर रहा है। तो सीपीयू पे लोड ज्यादा हो रहा है ना। लेकिन अगर हमारे पास में एक जीपीयू अलग से है, जो ग्राफिक कार्ड होता है एक्चुअली उसको कहते हैं जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम जीपीयू कंप्यूटर सिस्टम में लगा देते हैं तो ये डिस्प्ले करने की जिम्मेदारी सीपीयू से हटा दी जाती है, वो दे दी जाती है जीपीयू को। सीपीयू अपना काम कर रहा है कैलकुलेशन का, जीपीयू अपना काम कर रहा है डिस्प्ले करने का। तभी क्वालिटी ज्यादा बढ़ जाती है इमेज की, क्योंकि हम वहां पे जीपीयू को बनाया ही ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए। अब सीपीयू पे ही अगर हम पूरा लोड दे देंगे तो वो या तो अपना काम करे या फिर हमें काम दिखाए। उसका काम है अपना काम करना, कैलकुलेशन करना, कंट्रोल करना चीजों को। तो उस पर उतनी ही जिम्मेदारी छोड़ो, बाकी की जो डिस्प्ले करने की जिम्मेदारी है वो दे दो जीपीयू को। ठीक है। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म तो क्लियर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये देखते हैं, सीडी रोम है। सीपीयू इज मेड ऑफ, सीपीयू किसका बना होता है? कार्बन, कॉपर, फ्लेक्सिबल स्टैक या नन ऑफ द अबव? सीपीयू इज मेड ऑफ, नहीं कॉपर का नहीं हुआ, कॉपर एक मेटल है। चलो इसको एक बार देखिए, ढूंढना सीपीयू किस कंपोनेंट से बनता है। सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेसिकली। सेमीकंडक्टर्स किससे बने होते हैं? जनरली कार्बन कंपोनेंट्स का ही यूज करके जो है हमारा ये जो सेमीकंडक्टर्स है उनको बनाया जाता है। ठीक है। हाँ चलिए 25 1 किलो मीन्स सिलिकॉन। हाँ मेन तो सिलिकॉन ही है, सिलिकॉन से ही बनते हैं, कार्बन नहीं होगा। सिलिकॉन ही होगा, कार्बन नहीं होगा। मेन कंपोनेंट या मेन एलिमेंट अगर पूछा जाए कि किस एलिमेंट का यूज करके
ये CPU, GPU कुछ भी पूछ लिया जाए, कंप्यूटर का कुछ भी कोई भी कंपोनेंट पूछ लिया जाए, वो बनता सेमीकंडक्टर से ही, और सेमीकंडक्टर के लिए मेन यूज होता है सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स होती हैं। हाँ। 24, एक CPU's प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन IPS, CIPS, MIPS और KIPS। MIPS होता है, बता दे रहा आपको मैं, MIPS की फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर देता है CPU। ये स्पीड इसकी बताई जाती है। अभी देखा था MBPS, वो मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स। मेगा हर्ट्स का मतलब क्या है? हर्ट्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। मेगा हर्ट्स का मतलब 1 मिलियन ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और जितने ऑसिलेशंस उतने कैलकुलेशंस। 1 किलोबाइट मीन्स, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। 1024 का मतलब 2 to the power 10। 1024 का मतलब 2 to the power 10। ठीक है, हाँ पावर है, ये कैप वाला सिंबल है, पावर के लिए यूज होता है। रैम चिप वॉज इन्वेंटेड बाई, रैम को किसने इन्वेंट किया? इंटेल ने, मोटोरोला ने, IBM ने, या किसी ने भी नहीं? इंटेल, मोटोरोला, IBM, किसने इन्वेंट किया था? इसका तो मेरे को भी क्लियर नहीं है। इंटेल, IBM, इंटेल ही होना चाहिए मेन तो, वैसे इंटेल ने ही कहा। आईसी का तो काम, आईसी किसने इन्वेंट की है? इंटेल नहीं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था जनरेशंस में, जनरेशंस वाले इसमें इंटेल किसने डेवलप किया है? अरे इंटेल कह रहा था, ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जैक किल्बी 1958, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, देखना इसको एक बार। इंटेल आ रहा है ना, इंटेल ही होगा। फंक्शन ऑफ NIC, हाँ NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अदर कंपोनेंट्स में पढ़ा था, NIC था, साउंड कार्ड था, ग्राफिक कार्ड था, उसी में से एक होता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस लिए यूज होता है? एक कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वाज डेवलप्ड बाय HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है? HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। विप्रो शायद, पता नहीं, ये वाला देखो एक बार क्या है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री और उसको मैनेज करना। विप्रो हो सकता है। विच कंपनी बोलना? चारों ही इंडियन कंपनीज हैं। कौन सी आ रही है? श्याम सुंदर गोयंका। अब ये देख लो, ये किस कंपनी के CEO है? TCS ना? TCS की फुल फॉर्म? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। HCL की फुल फॉर्म? कई सारी बन सकती है। हाँ कुछ इसी तरीके से है। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 30, एरर्स इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बग्स। कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी प्रोग्राम में अगर एरर आता है तो उस एरर को बग्स कहा जाता है। PCI की फुल फॉर्म? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। क्या होते हैं ये? प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं, ब्राउजर होता है, बस होता है, या सॉफ्टवेयर होता है? ये एक तरह के प्लग एंड प्ले डिवाइस होते हैं। इसमें
प्लग करो और रन करो जो भी हार्डवेयर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कैश मेमोरी इज हाई स्पीड रजिस्टर, रजिस्टर तो अलग ही चीज है। तो PCI का कौन सा था? PCI 31, एक प्लग इन हाँ प्लग इन प्ले। कैश मेमोरी इज हाई स्पीड रजिस्टर, हाई स्पीड हाई स्पीड तो होता है लेकिन रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर तो अलग ही चीज है, अलग ही टाइप की मेमोरी है। लो स्पीड रैम, रैम भी एक अलग चीज है। नॉन वॉलेटाइल रैम या फिर हाई स्पीड रैम। नॉन वॉलेटाइल है, हाई स्पीड है। तो इसका मैं देखता हूँ, ये पता नहीं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन इसका मैं एक बार देखता हूँ क्या गड़बड़ है इसमें। ठीक है, डिवाइस क्वेश्चन नंबर 36, ए डिवाइस दैट रिसीव्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल डेटा। वो डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल रिसीव करता है और उनको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, वो कौन सा होता है? मॉड्यूलेटर होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है, या नन ऑफ द अबव। मल्टीप्लेक्सर तो नहीं होगा, बचा मॉडेम और डीमॉडेम। मॉडेम वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। कौन सा डिवाइस होता है बेसिकली, ये पहले बताओ। जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है? मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम वो हार्डवेयर होता है जो मॉड्यूलेशन का और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। अब मॉड्यूलेशन में क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है? हाँ, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से मॉड्यूलेटर ही होगा। एनालॉग को, हाँ, डिजिटल को एनालॉग में, ठीक है। तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है मॉड्यूलेटर और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और आगे देखते हैं लार्जेस्ट स्टोरेज। फोर्थ, इसका डिजाइन ही चेंज हो गया, चलो। वैलिड मेमोरी यूनिट स्टेटमेंट। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, या 1 MB में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 KB में 1000 बाइट होते हैं, 1 MB में 1000 बाइट होते हैं। इनमें से चारों में से सही कौन सा है? फर्स्ट वाला होगा। 1024 बाइट्स का जो ग्रुप होता है उसको 1 KB कहा जाता है। 1024 बाइट्स मिलकर के 1 KB बनाते हैं। 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, 1024 TB 1 PB पेंटाबाइट, 1024 पेटाबाइट्स, पेटाबाइट होता है 1024 पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, यूटाबाइट, जीबी तक याद रखना है, टेराबाइट तक। हाँ, एक्साबाइट तक हो रहा है। बस एक क्वेश्चन और उनको मैं करा दूँ। चलो एक क्वेश्चन 48 और बता दो। अराउंड 1945 who developed the idea of a stored program computer that was to hold programs and data in memory and then data would be moved between memory and processor? बताया था ये वाला, थोड़ा सा ध्यान करो। अराउंड 1945 who developed the idea of stored program computer? stored program आर्किटेक्चर बताया था जॉन वॉन न्यूमैन। हाँ, दो तरह के आर्किटेक्चर बताए थे, एक होता है जॉन वो न्यूमैन आर्किटेक्चर और एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ये दोनों ही स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर थे। इनमें ये कहा जाता है कि पहले अगर मेरे को कोई कंप्यूटर मतलब कोई डेटा प्रोसेस कराना है तो पहले उसको मेमोरी में यानी कि रैम में ले जाना होगा और फिर उसके बाद उसको रैम और सीपीयू के बीच में स्विच कराते रहो, तब वो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस देख लेना, नहीं रखते आज के लिए। 50 क्वेश्चंस है। हाँ, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, उस लिंक से एक्सेस कर सकते हैं।